प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समकालीन संदर्भ में छायावाद की क्या प्रासंगिकता है, इस विषय पर विचार करेंगे। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि छायावाद आधुनिक हिंदी साहित्य का एक प्रसिद्ध आंदोलन रहा है, जिसका कालखंड सामान्यतः सन 1918 से 1936 तक माना गया है। द्विवेदी युग के बाद हिंदी साहित्य में कविता की जो धारा प्रवाहित हुई, उसे छायावाद का नाम दिया गया। हालांकि कुछ विद्वान छायावाद का प्रारंभ सन 1916 से मानते हैं, कुछ 1918 से मानते हैं, तो कुछ 1920 से मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल के छायावाद की आरंभिक सीमा सन 1918 से मानी है, और इसके पीछे यह कारण रहा है कि सन 1916 के आसपास से ही छायावादी वैचारिकी से बनी हुई कविताएं प्रकाशित होने लगी थी। द्विवेदी युग के रचनाकारों ने रीतिकालीन श्रृंगार भावना, स्वकीय, परकीय, नायिका भेद और नारी मांसलता का घोर विरोध किया, परंतु इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप छायावादी युग में श्रृंगार भावना सूक्ष्म रूप से कविता में दिखाई देने लगी। द्विवेदी युगीन कविताओं में रसात्मक चित्रण, वाग वैचित्र जैसे गुणों का भी अभाव था। इसलिए ये कहा जा सकता है कि द्विवेदी युगीन स्थूलता, यथार्थता और इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध छायावादी आंदोलन सूक्ष्म, आत्मनिष्ठ और शैलीगत आंदोलन था। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो हिंदी साहित्य की रोमांटिक स्वच्छंदतावादी काव्यधारा की ही विकसित अवस्था को छायावाद का नाम दिया गया। प्रारंभ में आलोचकों का दृष्टिकोण छायावादी कविता को लेकर या तो रहस्यात्मक था या छाया के अनुकरण पर लिखी हुई बंगला कविताओं का नवीन हिंदीकरण। आलोचकों ने छायावाद पर स्वच्छंदतावाद का प्रभाव माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वान आलोचक ने छायावाद को अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म की नकल मानकर इसे विदेशी पृष्ठभूमि का मान लिया। विद्यार्थियों, छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने किया था। उन्होंने सन 1920 में श्री शारदा पत्रिका में हिंदी कविता में छायावाद नाम से एक लेखमाला में लिखा कि छायावाद एक मायामय सूक्ष्म वस्तु है। इसमें शब्द और अर्थ का सामंजस्य बहुत कम रहता है। परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे ईसाई धर्म प्रचारकों का रहस्यमय दर्शन कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने छायावाद को एक शैली मात्र घोषित किया और छायावादी काव्य भाषा का संबंध फ्रांसीसी से प्रतीकवाद से जोड़ा। विद्यार्थियों, छायावाद के 4 बड़े कवि हैं या छायावाद के 4 स्तंभ हैं। वे हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। विद्यार्थियों, ये कहा गया कि छायावादी कविता
आज के परिस्थितियों में, आज के संदर्भों में प्रासंगिक नहीं रह गई है। तो इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। एक नए दृष्टिकोण से हम देखें तो हमें लगता है कि छायावाद महज संध्या सुंदरी, चांदनी रात या नौका विहार का चित्र नहीं है। यह तो मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है। इस छायावादी युग की प्रतिनिधि रचना है कामायनी, प्रसाद जी की कामायनी, जिसके विषय में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इस कामायनी में देव और असुर संस्कृतियों से भिन्न और उनकी तुलना में अधिक सर्जनात्मक मानवीय संस्कृति के विकास का आख्यान है, उसके वर्तमान संकट की समझ है और इस संकट से किस तरह बचा जा सकता है इसका भी संभावित दिशा निर्देश संकेतित किया गया है। थके और पराजित मनु के प्रति श्रद्धा अपने उद्बोधन का समापन इन शब्दों में करती है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि मूल संदेश शक्ति के नियोजन का है और राष्ट्रीय संदर्भ होते हुए भी चिंता संपूर्ण मानवता की है। केवल एक देश की चिंता नहीं है, एक समाज की चिंता नहीं है। और ठीक ऐसी ही स्थिति निराला की लंबी कविता राम की शक्ति पूजा में भी देखने को मिलती है। रावण के पक्ष में शक्ति आ गई है, राम यह जानकर स्तब्ध और हताश है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढलके दृग्जल। तो यहाँ पर प्रसाद के मनु और निराला के राम की हताश मनस्थिति बहुत कुछ एक जैसी है, मिलती जुलती सी है। और मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसी मनस्थिति अवश्य आती है, लेकिन उसका साहस और उसकी सर्जन क्षमता उसका अतिक्रमण भी करती है, उसको समाप्त भी करती है। तो शक्ति पूजा में, राम की शक्ति पूजा में जाम्बवान राम को परामर्श देते हैं, शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। तो ये जो जाम्बवान ने राम के प्रति कहा है कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, पूरी कविता की रचना दृष्टि यहीं से आलोकित और प्रवाहित होती है। इसी तरह विद्यार्थियों, कुछ अन्य पक्ष भी हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि छायावाद आज भी प्रासंगिक है और सदैव रहेगा। प्रकृति को आलंबन के रूप में वर्णन करना छायावादी कविता की मुख्य विशेषता है। छायावादी कविता से पहले द्विवेदी युगीन कविता को छोड़कर प्रकृति के सहज स्वाभाविक दृश्य कहीं और नहीं मिलते हैं। तो प्रकृति का यह आलंबन स्वरूप, यह सजीव चित्रण छायावादी कल्पना, छायावादी कविता की नूतन और मौलिक अवस्था है।
इसी तरह छायावादी कवियों ने नारी के प्रति जो सम्मान और श्रद्धा का भाव दिखाया है वह इससे पहले के कालखंडों के काव्य में नहीं दिखाई देता। रीतिकाल में जहाँ नारी को भोग्या मानकर एक वस्तु के रूप में देखा गया था, वहीं छायावादी कवियों ने उसे पुरुष की तुलना में बेहतर और उच्चतम आदर्शों के साथ अपनी कविताओं में वर्णित किया है, चित्रित किया है। छायावादी काव्य प्रेम और सौंदर्य का काव्य है, अतः नारी में प्रेम और सौंदर्य दोनों का मिलना स्वाभाविक है। छायावादी काव्य प्रतिक्रिया नहीं करता, वह युग के अनुरूप ही एक सांस्कृतिक चेतना की लहर के रूप में दिखाई देता है।